क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों को जानेंगे जिनमें आर्टिकल 74 और 75 है। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस आर्टिकल में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुछ संशोधन कर दिया गया। जब ये संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन, तब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और उससे पहले 1975 में जब आपातकाल लगा रही थी तो राष्ट्रपति को लेकर थोड़ी उनकी खींचातान हुई और उसके बाद ये चेंजेस हुए। ये चेंजेस जो भी हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, बहुत बड़ा इसे मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। इसमें जो भी चेंजेस हुए उसके द्वारा ये पूरी कोशिश की गई कि संघ सरकार को शक्तिशाली बनाया जाए। सारे प्रयास किए गए संघ सरकार को शक्तिशाली बनाने के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब यहाँ क्या चेंजेस हुए? यहाँ ये चेंजेस हुए कि इसके द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। यानी एक प्रकार की बाध्यता कर दी गई, मंत्रिपरिषद जो कहेगी राष्ट्रपति उस हिसाब से कार्य करेगा। राष्ट्रपति को कमजोर बना दिया गया और उसके अपेक्षा मंत्रिपरिषद जो है अधिक शक्तिशाली हो गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि अब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए? इसमें राष्ट्रपति को कुछ सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने की कोशिश की गई। ये प्रावधान किया गया कि एक बार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कोई भी विधेयक, कोई भी कानून या कोई भी ऐसी विषय जो राष्ट्रपति को भेजा गया है जिस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने हैं, तो राष्ट्रपति एक बार उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये जो प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के। अब यहाँ ये बात उठती है कि क्या इससे पहले राष्ट्रपति ने कभी पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा कोई विषय? क्या राष्ट्रपति को बिल्कुल अधिकार नहीं था? नहीं। इसके पहले भी 1954 के अंदर, ध्यान रखें आप, 1954 के अंदर पंजाब राज्य के मामले में राष्ट्रपति ने एक बार पुनर्विचार के लिए विषय वापस मंत्रिपरिषद को भेजा। एक बार हो रखा है, तब भी बिना प्रावधान के भी राष्ट्रपति ने ऐसा किया है। अब इसके बाद में ये राष्ट्रपति को एक प्रकार से शक्ति मिल गई, राष्ट्रपति भेज सकता है 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 78 के बाद 3 बार राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा। कब कब भेजा ये देखेंगे। राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए यहाँ पर भेजता है तो ये उसकी शक्ति है जो कि उसे राज्यपाल से अलग करती है। ये राष्ट्रपति की एकमात्र विवेकाधीन शक्ति है जिसमें वो अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। इसके सिवा राज्यपाल के सामने कई ऐसी परिस्थितियाँ होती है जब वो अपने विवेक का उपयोग कर सकता है और वहाँ वो राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली दिखता है। आइए देखते हैं कब भेजा गया। 1978 के बाद में 3 बार ऐसी परिस्थितियाँ बनी। 1986 में भारतीय डाक विधेयक 1986 में भेजा गया पुनर्विचार के लिए। उसके बाद 2000 में और उसके बाद 2006 में 2003 में एमपी के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा सन 2000 में। 2003 है ये, 2000 है, सॉरी 2000, सन 2000 में भेजा। 2006 के अंदर जब एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने अयोग्यता निवारण विधेयक को वापस पुनर्विचार के भेजा। यानी कुल मिला के अगर प्रश्न बने तो 4 बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने भेजा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक जेबी वीटो जो शब्द आता है। जेबी वीटो कई जगह कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जब राष्ट्रपति के सामने कोई विषय भेजा जाता है हस्ताक्षर करने के लिए, उसकी सलाह के लिए, तो उसके बाद में राष्ट्रपति के सामने ऑप्शन होते हैं, या तो वो पुनर्विचार के लिए भेज दे या हस्ताक्षर कर ले। लेकिन समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति कितने समय में पुनर्विचार के लिए भेजेगा या हस्ताक्षर करेगा। समय सीमा निर्धारित नहीं है और इसी का राष्ट्रपति अपनी शक्ति के रूप में उपयोग कर सकता है। वह चाहे तो कोई भी रिएक्शन उस विषय पर नहीं देगा, हस्ताक्षर न तो करेगा न करने से मना करेगा,
तो अगर समय निकल जाता है तो फिर वो विधेयक लैप्स हो सकता है, वो विधेयक समाप्त हो सकता है। तो इसे कहते हैं राष्ट्रपति की जेबी वीटो की शक्ति, जो कि आर्टिकल 74 से संबंधित है। तो जब भी आप जेबी वीटो अलग से पढ़ें, हम पढ़ेंगे जेबी वीटो अलग से, तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो जेबी वीटो संबंधी जो परिस्थितियाँ बन रही है वह आर्टिकल 74 में जो प्रावधान है वहाँ से बन रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 75, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति की सलाह से उनकी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और इन दोनों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। और 75(2) में लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसकी कृपा तक अपने पद पर बने रहेंगे। कौन व्यक्ति बन सकता है मंत्री? कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन मंत्री बनने के 6 माह बाद में 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होती है। यहाँ सवाल बनता है, क्या 6 महीने बाद में, जब 6 महीने का आज कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 6 महीने समाप्त हो रहे हैं, तो क्या उसके बाद में वो मंत्री नहीं रह सकता अगर वो सदस्य नहीं है तो लोकसभा या राज्यसभा का? तो इस संबंध में ये हमें ध्यान रखना होगा कि अगर 6 महीने का अगर समय समाप्त हो गया है तो बिना सदस्य रहे वो वापस मंत्री रह सकता है। इस पर किसी प्रकार का संविधान प्रतिबंध नहीं करता है। 6 महीने समाप्त हो गए और उसे सदस्य नहीं लिए तो एक बार फिर उसे मंत्री बनाया जा सकता है अगले 6 महीने के लिए वापस, और इस प्रकार वो बिना MP रहे लोकसभा या राज्यसभा का फिर मंत्री बन सकता है। लेकिन ऐसा आमतौर पर किया नहीं जाता क्योंकि व्यावहारिक राजनीति में ये अच्छा नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मंत्री है जो कि मंत्री बन गया है और वो कोई सदस्यता नहीं ले पा रहा है लोकसभा या राज्यसभा की, तो उसके लिए कोई सम्मान की बात नहीं है। तो व्यावहारिक राजनीति में ये सही नहीं लगता। तो आमतौर पर ऐसी परिस्थितियाँ देखने को नहीं मिलती है। फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तरदायित्व की बात करें, प्रश्न बनता कई बार, तो ध्यान रखें जो भी नई तैयारी करने वाले हैं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, ध्यान रखें, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं या उत्तरदायी होते हैं। अब बात करते हैं आकार की। आकार क्या होता है मंत्रिपरिषद का? हाउस का 15% मंत्रियों की संख्या हो सकती है, उस हाउस की 15%। अगर केंद्र सरकार है तो लोकसभा की सदस्य संख्या की 15% मंत्रियों की संख्या हो सकती है, और राज्य की विधानसभा है तो उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। अगर राजस्थान है तो 200 विधानसभा सदस्य होते हैं, MLA होते हैं, तो यहाँ पर 30 मंत्री हो सकते हैं। और ये जो प्रावधान है 15% का, ये किया गया है 91वां संविधान संशोधन, ध्यान रखें एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2003 के द्वारा। इसके द्वारा सदस्य संख्या को निश्चित किया गया कि इससे अधिक संख्या नहीं हो सकती है। फिर हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की संरचना की। जो केंद्र सरकार की बात हो रही है यहाँ पर, आप ध्यान रखें, 4 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इनके कार्यों का आवंटन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, दोनों ऊपर वाले मंत्री। और जो राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, इनका जो विषयों का आवंटन किया जाता है वह कैबिनेट मंत्री के द्वारा। ये दोनों ही कैबिनेट मंत्री के अंदर कार्य करते हैं। बस यही मुख्य अंतर है। उसके सिवा कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मुख्य मंत्री होते हैं, बहुत बड़ा ओहदा होता है इनका, और कैबिनेट की मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये भी जब इनके विषय पर चर्चा की जाती है तब ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री को जब बुलाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है, तब राज्य मंत्री जो होते हैं वह कैबिनेट की बैठक में आते हैं, और उप मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। ये हुआ हमारे जो कैबिनेट की संरचना होती है उसकी बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।